सभी को नमस्कार। हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो क्या आप सब हैं तैयार? चलिए शुरू करते हैं सफेद रात कविता का भाग 4। इस भाग में हम देखेंगे कि कवि आगे हमें क्या महत्वपूर्ण बात बताने वाला है, क्योंकि अभी तक तो कवि ने बहुत सी बातें बताई, अपने विचारों से हमें अवगत कराया, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपके विचारों से भी अवगत हो जाऊं। तो जरा आप बताइए, यदि आपको गांव जाने का अवसर मिले तो आप क्या देखना चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से आप चाहेंगे गांव की ये हरियाली, स्वच्छता, खूबसूरती, यही सब चाहेंगे ना। तो हमारे कवि भी तो यही चाहते हैं, मगर सोचिए कितना दुख होगा यदि यह सब नहीं मिलता जो हमारी कल्पनाओं में होता है। तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं, क्या लाहौर बच रहा है? वह अब किस मुल्क में है? ना भारत में, ना पाकिस्तान में, ना उर्दू में, ना पंजाबी में। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया? यहाँ कवि अपने कौन से दर्द को बयान कर रहा है? कवि का कहना है कि लाहौर जो उसकी कल्पना में था वह अब अपनी वास्तविकता को खो चुका है। इसलिए कवि ने क्या कहा, क्या लाहौर बच रहा है? यानी क्या वह अपनी वास्तविकता में आज भी विद्यमान है? नहीं। वह अब किस मुल्क में है? मुल्क का अर्थ होता है देश। कवि पूछना चाहता है वे किस देश में है, क्योंकि जिस देश में वह पहले था वह तो अब विभाजित हो गया। भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, लेकिन वह लाहौर कवि को ना भारत में दिखता है, ना लाहौर पाकिस्तान में दिखता है। उसे लगता है ना तो वह उर्दू भाषा बोलने वालों के साथ है और ना ही पंजाबी बोलने वालों के साथ है। यानी यहाँ कवि का कहना है कि भले स्थान के रूप में तो लाहौर वही है जहाँ था, परंतु जो उसकी वास्तविकता थी, जो उसकी संस्कृति थी, वह तो बदल चुकी है। वह तो अब दोनों मुल्कों में से कहीं भी नजर नहीं आती। इसीलिए वह प्रश्न करता है, पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया? इसीलिए यहाँ कवि राष्ट्र निर्माताओं पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि शायद उनको पता हो, उनसे पूछ कर कि देखिए कि क्या लाहौर फिर से अपने पुराने स्वरूप में कभी भी बस पाया? जैसी कल्पना में कवि के दिमाग में था, वह जैसा वह सोचता था, क्या वह कभी दोबारा रूप धारण कर पाया? नहीं। जैसे यह अछूती आज की शाम की सफेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। अब देखिए, सफेद रात जहां से कवि ने कविता शुरू की थी, उसी के साथ इस लाहौर को जोड़ते हुए कवि क्या कहता है कि जैसे आज की ये शाम जो कि अछूती है, अछूती यानी जिसके विभिन्न पहलुओं को पहले कभी नहीं छुआ गया, तो जैसे ये शाम अछूती है, ठीक इसी तरह से लाहौर भी कवि की मस्तिष्क में, कवि की कल्पना में एक सच्चाई है जो अछूती है। और कहाँ है वह? में हरे आसमान वाला शहर बगदाद, ढूंढो उसे, अब वह अरब में कहाँ है? जैसे अभी तक कवि लाहौर की बात कर रहा था, ठीक उसी तरह से अब वह बगदाद शहर की भी बात कर रहा है कि जैसे लाहौर कहीं नजर नहीं आता, ठीक इसी तरह से बगदाद शहर भी अब पुराने रूप में नजर नहीं आता। पहले बगदाद में हरा आसमान था, बिल्कुल स्वच्छ आसमान था, कोई प्रदूषण नहीं था, बहुत खूबसूरती थी। कवि चाहता है उसी रूप में उसे दोबारा देखना, परंतु बगदाद भी अब पुराने रूप में नहीं दिखता। वह जाने कहाँ खो गया है, अरब के किस हिस्से में वह पुराने वाला बगदाद है, कवि नहीं जानता और उसी को ही जानने का प्रयास करता है। पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते हैं, वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊंट का चलता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि ने स्पष्ट रूप से व्यंग्य किया युद्ध सरदारों के ऊपर। ये कहा कि जो युद्ध करने वाले हैं, जो युद्ध सरदार हैं, जो युद्ध की प्रेरणा देते हैं, जो युद्ध को आगे लेकर के जाते हैं, ऐसे नेता लोग, उनसे जरा पूछ करके देखिए
इस सफेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? सफेद हो रही रात, बच्चों यहाँ पर यदि आप ध्यान पूर्वक देखें तो श्लेष अलंकार है, क्योंकि इन्हीं शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। एक तो यह कह सकते हैं कि शहरी जीवन में रात की कालिमा रोशनी की वजह से सफेद हो गई। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मानसिकता है वे इतनी अधिक बदल चुकी है कि जैसे कहते हैं ना खून सफेद हो जाना, ठीक वही बात यहाँ पर कवि रात को सफेद होना बताता है कि इस रात में लोग दूसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, दूसरों की अच्छाई को नहीं देखते, अपने नैतिक मूल्यों से वे नीचे गिरते चले जा रहे हैं। तो क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? यानी लोग इतना कुछ बनाने का दावा करते हैं, वे भौतिक वस्तुएं तो बहुत इकट्ठी कर सकते हैं, किंतु क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं, अर्थात बगदाद का पुराना स्वरूप वापस ला सकते हैं? नहीं। यहाँ पर देखिए प्रश्न अलंकार है जिसके माध्यम से कवि जानना चाहता है कि मनुष्य जब तोड़ना जानता है तो क्या बनाना भी जानता है? युद्ध सरदार युद्धों के माध्यम से विध्वंस करना जानते हैं, परंतु क्या वे सृजन भी कर सकते हैं? इसीलिए कवि स्वयं उत्तर देते हुए क्या कहता है कि वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते। यानी जो प्राकृतिक वस्तुएं, चाहे वह खजूर का पेड़ हो या रेत हो, वे कुछ भी अपने आप से नहीं बना सकते, और वे तो उस तरह से पैदल उतना भी नहीं चल सकते जितना कि एक ऊंट का बच्चा चल लेता है। जब उनके बस का इतना नहीं है तो वे क्या सोच करके विध्वंस के मार्ग पर चलते हैं? धुआं और गुबार से अंतरिक्ष की तरह खेलता हुआ क्या वे एक ऊंट बना सकते हैं? ऊंट प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाया गया ऊंट की तरह वे ना तो धुएं धूल के गुबार उठा सकते हैं, बादल उठा सकते हैं, और ना ही वे उनकी तरह खेलता हुआ कोई ऊंट का बच्चा तक बना सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वे सब बनाना ईश्वर के बस की बात तो है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना। यदि ये युद्ध सरदार, यदि ये मनुष्य जो कि विध्वंस में लगे हैं, युद्धों में लगे हैं, यदि वे चाहें कि वे एक गुंबद बना दें, तरबूज बना दें, या कोई ऊंची सी सुराही बना दें जो बाद में एक सोता बना, सोता होता है स्रोत, जल का स्रोत, जो बाद में चश्मा बना। चश्मा यहाँ पहनने वाला चश्मा नहीं है, ये पानी के स्रोत के लिए कहा गया है कि मनुष्य अपनी नासमझी से विध्वंस तो कर देता है, किंतु वह पुनर्निर्माण यदि करना चाहे तो वह इतना सरल नहीं है। बच्चों, यदि आप चाहें तो इसे वर्तमान काल से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि जो इजराइल में हो रहा है, इतना जबरदस्त विध्वंस हो रहा है, क्या आप सोच सकते हैं कि उसे दोबारा बनाने में कितना समय लगेगा? तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर देखिए कितने वर्ष पहले लोगों को चेता दिया कि विध्वंस करना तो फिर भी सरल है, परंतु पुनर्निर्माण सरल नहीं है। एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो कभी उस गली में नहीं दिखेगी, अब उसे याद करोगे तो वे याद आएगी। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है, उसका फिरोजी रुमाल है। यहाँ देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में कवि के दिल का दर्द कितनी बुरी तरह से उभर करके सामने आया है। कवि अतीत की यादों में खो चुका है। वह सोचता है कि वे गलियां, बगदाद की गलियों को याद कर रहा है, वे गलियां, वे ऊंची ऊंची दीवारें जिनके साए में पूरा शहर घूमता था। मतलब शहर के चारों ओर जो ऊंची ऊंची दीवारें थी, उन्हीं दीवारों के आसपास उसने एक फिरोजी रुमाल को बांधे हुए लड़की को देखा था जो उसकी यादों में बस गई, और उस लड़की को वह आज फिर याद करता है, परंतु उसे पता है कि अब वह लड़की उसे कभी भी उन गलियों में दिखाई नहीं देगी, वह केवल उसकी यादों में ही बस करके रह गई। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, उसकी याद ही उसकी गली है। तो यहाँ पर क्या कहा कि अब तो वह केवल स्मृति मात्र में शेष है। अब बगदाद हो, वह गलियां हो, या फिर फिरोजी रुमाल बांधी वो लड़की हो उसकी, या फिर वह नादान उम्र हो, ये सब कुछ वापस नहीं आने वाला, क्योंकि यह सब
नष्ट हो चुका है और इसी कारण यह केवल और केवल कवि की यादों में ही शेष है। तो इस तरह से कवि अतीत की यादों के माध्यम से हमें यह सोचने को विवश कर रहा है कि जितना विध्वंस सरल है उतना ही पुनर्निर्माण कठिन है। इसीलिए हमें विध्वंस की बजाय सृजन में शामिल रहना चाहिए, सृजन के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। तो इसी के साथ ही यह कविता आगे बढ़ती है और देखिए यहाँ पर एक देशभक्त के माध्यम से कवि ने अपनी बात को और आगे पहुंचाया। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय तो वे भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते। धीरे धीरे उजड़ते रोज मरते हुए लाहौर की तरह बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह। ये बच्चों अंतिम स्लाइड है जिसमें कवि ने एक देशभक्त भगत सिंह के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि भगत सिंह जो फांसी पर झूल गए तो क्यों झूले, क्योंकि वे अहिंसा प्रेमी थे। यदि वे भी हिंसा के पक्षधर होते तो शायद वे जीवित रहते। इसलिए क्या कहा, जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो उनके मन में अहिंसा की प्रवृत्ति थी। वे मार काट से दूर रहना चाहते थे, वे लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अहिंसा में दृढ़ विश्वास होने के कारण ही चुपचाप फांसी के तख्ते को चूम लिया। अगर वे ऐसा ना करते, उनका सबसे मुश्किल सरोकार, यह जो कार्य था बहुत मुश्किल था, जिसका संबंध भगत सिंह से था, बहुत मुश्किल था कि चुपचाप उस बात को स्वीकार कर लेना जो मन से नहीं चाहते, परंतु अहिंसावादी होने के कारण उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय, यदि वे उन युद्ध सरदारों, या युद्ध सरदार किसके लिए आए, जो अंग्रेजी सरकार थी, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया था। क्यों? क्योंकि वे लाहौर षड्यंत्र में शामिल माने गए थे। भले ही यह घटना 1931 में हुई थी, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पुरानी घटना के माध्यम से कवि ने हमें सोचने पर विवश किया है कि भगत सिंह अहिंसा प्रेमी होने के कारण चुपचाप फांसी के तख्ते पर झूल गए। यदि उन्हें उन युद्ध सरदारों का न्याय कबूल होता, स्वीकार होता, वे चुपचाप उन्हीं की राह पर चलने को तैयार होते, तो वे फांसी पर नहीं लटकते, बल्कि वे भी आज जीवित रहते और वे सब कुछ चुपचाप सहन कर लेते, धीरे धीरे उजड़ते रोज मरते हुए लाहौर की तरह। मगर उस स्थिति में वे जीवित तो अवश्य रहते, किंतु अंदर से वे मर जाते, जैसे लाहौर मर गया। तो इसीलिए क्या कहा कि यदि उन्हें फांसी की सजा नहीं होती, वे फांसी से तो बच सकते थे, परंतु वे उस स्थिति में केवल बाहरी तौर पर जिंदा रहते, परंतु भीतर ही भीतर लाहौर की तरह रोज मरते। बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह यहाँ पर विभिन्न शहरों के नाम लेकर के कवि ये कह रहा है कि जैसे ये शहर रोज रोज मर रहे हैं, अर्थात इनका स्वरूप बदल रहा है, अपनी वास्तविकता को ये खो रहे हैं, इसी प्रकार यदि वे जीवित होते भगत सिंह, तो वे भी रोज इसी तरह धीरे धीरे मरते। तो यहाँ लेखक, कवि, साहित्यकार, रचनाकार जो भी हैं, वे हमें सोचने पर विवश करते हैं। तो यहाँ आलोक धनवा जी का भी उद्देश्य यही है कि हम सोचें, समझें कि जो ये स्वरूप बदल रहा है, यदि यह सकारात्मक हो तो स्वीकार्य है, लेकिन यदि वह नकारात्मक है तो हमें अवश्य विचार करना चाहिए और इस तरह से स्वरूप को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। तो इसी के साथ ही ये कविता पूर्ण होती है और आपके लिए अभ्यास कार्य बनता है। तो देखिए, ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं, दीजिए और इस कविता को अच्छी तरह से समझिए। यदि फिर भी कहीं कोई समस्या रहे तो आप पुनः एक बार पूरी रिकॉर्डिंग देखिएगा और आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।